अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, समर 2024 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था जी। आई कैप का पासिंग परसेंटेज इस पेपर में 25% हमने देखा एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि काफ़ी लो माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हम शुरू करने जाएंगे, इसमें सिर्फ 11% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं। यानी इस सवाल का पासिंग परसेंटेज ओनली 11% है। दिस वाज द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो इस सवाल में ऐसा क्या था, क्यों जो है वो लोगों को जो है परेशानी का सामना रहा, वाई दिस वॉज जो है ना क्या कहते हैं वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम्स, ठीक है, या क्यों लोगों ने इस पे इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, ये हम जरा देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी पहले पिछले सवाल में भी और आज भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यार आई कैप का सॉफ्टवेयर आप प्लीज ऑन कर दीजिए, ताकि जो है ये मैं आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करूँ, इसी बहाने हमारी आई कैप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं पूरी स्क्रीन आपसे अपनी शेयर कर रहा हूँ। आई कैप सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आईडी पासवर्ड मुझे डालना है जी। यहाँ से मैंने अगेन ये फाइल, ये सारा मैं फोल्डर ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूँ आज वापस से। पहले भी शेयर किया हुआ था। आई कैप के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, जो स्टूडेंट एरिया होता है वहाँ पे आपको। ठीक है जी। तो आईडी पासवर्ड डालेंगे तो BFD का जो है वो टेस्ट आ जाएगा। अभी कुछ मजीद टेस्ट भी जो है इन्होंने अपलोड किए हैं, खैर इससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो ये आ गया जी, सॉफ्टवेयर खुल गया है। हम स्टार्ट करने जाने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। ये सॉफ्टवेयर पे अभी जो क्या कहते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे अपेयर होगा वो डिफरेंट अटेम्प्ट का होगा। हम समर 2024 करें मगर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज चीज़ों को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 की विंडो खुली है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 2 की विंडो ओपन करते हैं। है सवाल डिफरेंट है ये। अच्छा, ये सवाल के बारे में थोड़ी सी बात करता चलूँ कि थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, काफ़ी थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, थोड़ा नहीं। तो कैसे चीज़ों को लेके चलना है हम देखेंगे। अच्छा, सवाल पे आते हैं। ये हमने सॉफ्टवेयर डाउन स्टार्ट कर लिया तो उसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे हमेशा की तरह। क्या कह रहे हैं हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखना है आपने। ठीक है, चूंकि मैं अलहमदुलिल्लाह SPM भी पढ़ाता हूँ, C53 SPM जो है, तो मुझे लगता है कि SPM की बातें भी यहाँ पे बहुत सारी अप्लाई करनी होगी। जो लोग SPM पढ़ रहे हैं आई एम श्योर उनको भी यहाँ पे आसानी होगी। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशंस TT's करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दीजिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बचपन से सुनते आ रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होते हैं रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी। तो जरा हम देख लेते हैं। मगर 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 ये ध्यान में रहे कि 25 मार्क का सवाल है आपके सामने आ रहा है। 10 मार्क, 6 मार्क और 9 मार्क। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क जो है वो रेशियोज के हैं, और इस रेशियोज के अंदर भी मैं आपको बता दूं 5 मार्क कैलकुलेशन के और 5 मार्क जो है थ्योरी के। तो जिन लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया पेपर के बाद कि सर हमारे तो रेशियो वाला सवाल बहुत अच्छा हुआ था, फिर भी हमारा पेपर में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि आपने 25 मार्क के सवाल में अगर आपने रेशियो सही निकाल भी लिए तो सिर्फ 5 मार्क ऑब्टेन किए, 10 भी नहीं, क्योंकि इसमें 10 मार्क में थ्योरी है। ठीक है, और अगर आपने चले थ्योरी इसकी कमेंट भी अच्छा सा कर दिया मिसाल के तौर पे, तो भी मैं कहूंगा कि यार कोई खास तीर नहीं मारा आपने। ठीक है, अगले 15 मार्क जो है वो आपके मेक और ब्रेक होंगे इस सवाल के। इस सवाल में 25 में से जो है वो क्या कहते हैं वो होंगे क्या कहते हैं 13 मार्क्स आएंगे तो आप पास होंगे। खाली 10 मार्क्स की बेसिस पे आप पास नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा जी। तो स्टार्ट करते हैं बात को। बी पार्ट है सजेस्ट सुटेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम KPIs कहते हैं। ठीक है जी। दैट द बोर्ड कैन यूज इन एडिशन टू करंट फाइनेंशियल मेजर्स फॉर द फॉलोइंग फॉर एरियाज दैट आर क्रिटिकल टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बताना है, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी बताना है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बताना है, कस्टमर फोकस बताना है। ये भी सिर्फ 6 मार्क का सवाल था। और लास्ट सी पार्ट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम दैट द कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट द मेथड दैट TT कैन इंप्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट। ये 9 मार्क का सवाल था। तो 9 मार्क और 6 मार्क की अलग थ्योरी थी, यानी कि 15 मार्क प्योर थ्योरी थे। और 10 में से भी मैं कहूंगा सिर्फ 5 मार्क की वर्किंग थी और 5 मार्क की जो है वो क्या कहते हैं थ्योरी थी। तो 25 में से मैं समझता हूँ सिर्फ 5 मार्क जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, 20 मार्क्स उसमें थ्योरी बेस्ड है।
तो हमारी परफॉर्मेंस सवाल में बहुत अच्छी होनी चाहिए। सवाल पढ़ेंगे, मुश्किल नहीं है, मगर यस फोकस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। सवाल पढ़ेंगे जी। क्या कह रहे हैं हमसे? टॉप ट्रैवल लिमिटेड टीटी इज अ प्राइवेटली ओन्ड बस कंपनी दैट प्रोवाइड्स लोकल सर्विसेज विद इन द कराची। टीटी is currently a minor player within the industry. However, the board have ambitious plan to be one of the top 5 providers within the next 5 years. अगले 5 सालों में कह रहे हैं हम जो है टॉप 5 बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, प्लीज देखें, फॉलो करेंगे बात को, कहा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे करेंगे। नवंबर 2023 टीटी एक्वायर्ड 5 न्यू इलेक्ट्रिक बसेज एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन। आपको पता है कि जब हम जाते हैं इस तरह के सवालों में तो हम सिनेरियो में इन होने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो में इन होने की कोशिश करते हैं, तो सिनेरियो में इन होने की कोशिश करने के लिए थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग आपको पता है, हम स्क्रीन की सेटिंग ऐसे करते हैं कि पेपर में लेफ्ट हैंड पे जो सवाल होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि आप सवाल भी पढ़ सकें और आपके पास सॉल्व भी। जैसे मैं चाहूँ तो इस स्क्रीन को, जो पहले मैं कहता हूँ यहाँ तक ले जाऊँ, मगर मैं यहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि पेपर में मेरे पास जो अवेलेबल एरिया होगा मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा जितना एरिया स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे सवाल भी पढ़ना होगा ना। यहाँ तो खैर मैं अलग स्क्रीन से रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कि ये टीटी है कौन जी। टीटी जो है वो कह रहे हैं कि ट्रैवल बेस्ड कंपनी है, लोकल सर्विसेज विद कराची, बस कंपनी है ये। ट्रांसपोर्ट बिजनेस लग रहा है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं इनका एम्बिशन है 5 प्रोवाइडर में जाना है। इन नवंबर 2020 टीटी एक्वायर्ड 5 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस। क्या बात है जी, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं नवंबर 2023 में। 5 इलेक्ट्रिक बसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन। अच्छा, आगे कहेंगे द इन्वेस्टमेंट इन न्यू बसेस इन द फर्स्ट इज द फर्स्ट फेज ऑफ टीटीज ग्रोथ प्लान। न्यू रूट्स हैव बीन एडेड एक्सपेंडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट हाई पॉपुलेशन एरियाज एंड सम लॉन्गर डिस्टेंसेस इंटरसिटी सर्विसेज। न्यू रूट्स हैव बीन एडेड। ठीक है जी, ये अगेन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हमें फॉलो करनी है। पहले हम सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे होते थे अपने क्या कहते हैं डेटा में, मगर अब हमें नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो करना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें नॉन फाइनेंशियल चीज़ों पे भी, थ्योरेटिकल चीज़ों पे भी बात करनी है। तो कह रहे हैं न्यू रूट्स जो है वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, कहाँ ऐड किए गए? इन्होंने न्यू रूट्स ऐड किए हैं टू डिफरेंट हाई पॉपुलेशन एरियाज। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि जी एंड सम लॉन्गर डिस्टेंस इंटरसिटी सर्विसेज। इंटरसिटी सर्विसेज जो है वो उन्होंने स्टार्ट की। इंटरसिटी सर्विसेज मतलब कराची से हैदराबाद वगैरह। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? द टीटी यूज सरप्लस कैश हेल्ड एट द बैंक टू परचेज द एडिशनल नॉन करंट एसेट्स। सरप्लस कैश से नॉन करंट एसेट्स, इसकी एक प्रॉब्लम आएगा आगे जाके, लिक्विडिटी प्रॉब्लम पे भी उसने बात की है सी पार्ट में, तो वहां पे हम देख लेंगे। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग फॉर टीटी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपकी वहाँ जॉब हो गई है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम दैट विल असेस द बोर्ड इन रीचिंग देयर गोल। Historically, TT has focused on traditional financial measures. However, there is no longer considered to be sufficient. ये जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मेजर्स है करंट, ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। अब कुछ और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मेजरमेंट आके देनी होगी। रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने, रेवेन्यू बढ़ गया जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मगर कॉस्ट ऑफ सेल भी ठीक ठाक बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उल्टा बढ़ने के कम हो गया रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद। आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बल्कि उल्टा डिक्रीज हो गया है। एडमिन एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लग रहा है फिक्स कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्योंकि एनपी खराब हुआ था, नेट प्रॉफिट खराब हुआ था, तो इस वजह से वो भी खराब हो गया है। टैक्स रेट जो है वो 29% सेम, सॉरी इंटरेस्ट जो है वो दोनों सालों में सेम है, फिक्स कॉस्ट है। लग रहा है कोई लोन ना लिया है ना कोई लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन शायद सेम है। टैक्स का रेट 29% दोनों सालों में है। और डिविडेंड इन्होंने मेंटेन किया। आप देखें प्रॉफिट हालांकि खराब आया है, 138 से 47 हो गया प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 90 मिलियन के आसपास, या कह लें कि आपका अल्लाह भला के 91 मिलियन से प्रॉफिट आपका डिक्रीज हुआ है, मगर उसके बावजूद आपने डिविडेंड मेंटेन किया है। ये भी एक बिजनेस डिसीजन होता है, इस पर बात करेंगे। और रिटेन प्रॉफिट जाहिर सी बात है कम हुआ है, क्योंकि आपने जो है वो कम प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड भी दे दिया ज्यादा।
ठीक है, बैलेंस शीट में आए थे नॉन करंट एसेट ठीक ठाक बढ़े, क्योंकि वो सरप्लस पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर लेता है, ये कहीं उसने बताया था। सरप्लस पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, ये वो बता चुके हैं, नजर आ रहा है कि पैसे बढ़ गए हैं। इसी तरह इन्वेंट्री जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, वैसे तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कोई स्पेयर पार्ट्स की और कोई जो है ना क्या कहते हैं नो फ्यूल वगैरह की छोटी मोटी इन्वेंट्री मेंटेन करते होंगे, मगर बहुत छोटा अमाउंट है। रिसीवर्स जो है वो थोड़े से बढ़ गए जी, 52 से 82 हो गए। कैश ठीक ठाक जो है वो डिक्रीज हुआ है, शायद नॉन करंट एसेट खरीदे जब भी कैश के पैसे कम हो गए 1600 से 1087 हो गए, मगर स्टिल कैश बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस कैश की वजह से भी क्या लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे थोड़ी देर में। ट्रेड पेबल जी 1187 1245 बहुत बड़ा अमाउंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है इस बार 58 से आई गेस। ट्रेड पेबल जो है वो ऑलमोस्ट 27 मिलियन से बड़े हैं। ठीक है जी, नेट करंट एसेट आपके नेगेटिव में चले गए हैं, जो कि अगेन एक रेशो निकलता है करंट रेशो, वो शायद आपका बहुत ही खराब आने वाला है, अलार्मिंग आने वाला है कि आपके करंट एसेट कम है और करंट लायबिलिटी जो है वो उससे एक्सीड कर गई है। 424 नेगेटिव लिखा हुआ है। और नीचे आ जाए तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिटेन प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी बातें आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, तो ये बैलेंस शीट उन्होंने बना दी है। रिक्वायरमेंट में इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैलकुलेशन करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। प्लीज यार मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, कौन कौन से रेशियोज आपको लगता है निकलेंगे। प्लीज यार पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये वो पार्ट है जो मैं समझता हूँ हर बच्चे का अच्छा होना चाहिए था यार पेपर में। प्लीज वो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से रेशियोज आपको लग रहा है कि आपके निकालने चाहिए सवाल में। प्लीज चैट के थ्रू बता दीजिए। करंट रेशियो ठीक है, और आपका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, XT9 लिखा हुआ, और कोई बताए। एक ही रेशियो निकालूं क्या, टर्नओवर निकालेंगे, कौन सा टर्नओवर निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालें क्या, कौन सा टर्नओवर निकालें। प्लीज बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें थोड़ा सा प्लीज यार। कौन कौन से रेशियो आपको लगता है निकालने चाहिए, 10 मार्क का सवाल है, अच्छे खासे रेशियो निकालिएगा। हाँ शाबाश। गियरिंग निकाली जाएगी, वेरी गुड। रिसीवेबल टर्नओवर निकाला जाएगा, बहुत अच्छी बात की। और बताइए यासिर अली, यू आर राइट। और बाकी लोग बताएं प्लीज। तो हमें हेडिंग बना लें, क्लासिफिकेशन बना लें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगे। ठीक है, और कौन से रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा। लिक्विडिटी रेशियो होगा। सही है, ये हेडिंग है, इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं बात करेंगे। और बताएं। हाँ, जवाब दें। वर्किंग कैपिटल रेशियोज होंगे, ये जैसे टर्नओवर वगैरह। एंड फाइनेंशियल गियरिंग वगैरह के रेशियोज होंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो पहले फेज में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कौन कौन से रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जरा रेशियो निकालने में। अच्छा, रेशियो भी निकालिएगा, और एक चीज और भी होती है यार कि हम चेंज भी निकालें कि जितने चेंज आए, ये SPM CFF 3 अभी फिलहाल जो पुरानी स्कीम में मौजूद है उसमें ये, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। नई स्कीम में शायद ये इतना नहीं एप्लीकेबल होगा, बट BFD के पेपर में ये है। आपके कोर्स में नहीं, कोर्स में बिल्कुल है, किताब के अंदर इस तरह का नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का छोटा सा एरिया है हमारी ICAP स्टडी डेस्क पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रेफर कर पा रहे होते हैं। तो वहाँ बिल्कुल मौजूद है इसका। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि पहले चेंज निकालते हैं। रेवेन्यू कितने चेंज हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल कितने चेंज हुई, GP मार्जिन कितने चेंज हुआ, एक्सपेंस कितने चेंज हुए, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने चेंज हुआ। तो कैसे निकालेंगे यार। रेवेन्यू लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, अगेन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें तो एक्सेल के थ्रू हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो ये टेबल एक्सेल पे ना बनाएं, आप कहते नहीं मैं ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो उस पे हूँ, ठीक है, तो वो फिर जो है ना क्या कहते हैं कोई मसला नहीं है। हम डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर ऊपर ही बना सकते हैं, जो हमारा आंसर वाला एरिया है, तो ये अलग असल आंसर वाला एरिया हम यहाँ भी बना सकते हैं इसको। खैर अभी हम यहाँ बना लेते हैं, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने एक हैंडआउट बनाया हुआ है। अच्छा, ये सारे रेशियोज आपको पता है, मैंने वहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक टॉपिक होता है, वहाँ पे लिखे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम हमाद। एक हमारी बुक में टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस का, उसमें ये सारे रेशियोज आप देखोगे नजर आएंगे आपको। और मैंने एक थ्योरी का हैंडआउट लास्ट टाइम में बनाया था, उसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया भी डाला था, और मैंने कहा था ये हैंडआउट आप सही तरह देख के जाना। तो वहाँ भी ये अलहमदिल्ला चीज़ मौजूद थी कि ओपन बुक तो खत्म हो गया अब खैर। एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
जीपीएनपी रेशियो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी रेशियो भी निकालते हैं, पहले परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं कि दोनों सालों का परसेंटेज चेंज क्या है। इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। मैंने कहा डायरेक्ट रेशियो से भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट रेशियो से भी चल सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट कर लें, फिर लिक्विडिटी दिखा दें, फिर लेट से आप जो है वो वर्किंग कैपिटल रेशियो बता दें, जो मतलब ऑर्डर का मसला नहीं है, मगर रेशियो होने चाहिए। डिविडेंड और रिटर्न प्रो, जल्दी जल्दी फिगर लिखते जाते हैं। चेंज निकालने के लिए 4510। अच्छा, डायरेक्ट आप चेंज भी निकाल सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट चेंज निकालूं, चेंज भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। चेंज निकालना आता है डायरेक्ट। आप चाहें तो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकाल लें। और अगर आप लंबा काम करना चाह रहे हैं, बुक में अवेलेबल, बुक में हैंडआउट में अवेलेबल है। बुक में मैंने कहा ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सारे रेशियोज मौजूद है ऑलमोस्ट। गियरिंग रेशियो और ये रेशियो और इंटरेस्ट कवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सारे मौजूद हैं। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई का, ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो टच है, ये मैंने आपको बिल्कुल जो हमारा हैंडआउट का थ्योरी का उसमें दिया भाई, कि आईकैप के स्टडी टेस्ट में ये चैप्टर मौजूद है। ठीक है जी। तो क्या करें, बना लेते हैं जल्दी से यार, फिर रेशियो कैलकुलेट करने में भी आसानी हो जाएगी मेरे ख्याल से। 4510, 4268, 242, 126, 116, 50, 56, 19। थोड़ा सा यार सॉरी, ये मुझे टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि वो, मगर आप चाहें तो डायरेक्ट चेंज निकाल, तो चेंज भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप कहते हैं तो। चेंज कैसे निकलेगा, ये आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें पेपर में, इसके मेरे नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो चेंज कैसे निकालेंगे, मैं एक चेंज निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड, 4510। ये पेपर में ये वर्किंग के कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे। माइनस ये चेंज 4318 डिवाइड बाय 4510 इंटू 100, 4.25% आ रहा है जी। ठीक है जी, 4510, 4318 डिवाइड बाय ओल्ड होता है, सॉरी डिवाइड बाय न्यू कर दिया मैंने, गलती है। 4.44, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। तो ये मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पेपर में आपने ना ये वर्किंग शो नहीं करनी है, डायरेक्ट डायरेक्ट चलना है। 4.4465 है ना, 4.45 कर लेते हैं। देखिएगा ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। 4.45। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का परसेंटेज चेंज निकाल लें आप जरा, प्लीज ये कैलकुलेटर चलाएंगे यार, प्लीज। प्लीज कैलकुलेटर चला के निकाल लें, काम करें, एक्सेल में नहीं निकालते, लंबा काम हो जाएगा। कैलकुलेटर चला के निकाल लें, निकाल लेंगे कैलकुलेटर चला के। हाँ, पेपर में टाइम भी बचाना है ना यार। क्या ख्याल है? ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते पेपर में, ये बड़ा मसला है। तो प्लीज यार यहाँ से जताओ यार, जल्दी से परसेंटेज चेंज तो आसानी से निकल सकता है। चेंज कितना है? कॉस्ट ऑफ सेल ये इंक्रीज हुआ है ना, प्लस में। तो कुछ नहीं लिखा तो प्लस में, कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ा है ना। 4268 हो गया, 3948 था। ये कैलकुलेटर पे कर सकते हो चाहो तो यार। यहाँ पे करना है, मर्जी नहीं, मर्जी है। मोस्ट वेलकम यहाँ करना चाहो, मगर वो बहुत लंबा हो जाएगा यार। क्या कहते हो आप लोग? हाँ, आप लोग की क्या राय है? यहाँ पे नीचे एक्सेल पे फिगर टाइप करें, या डायरेक्ट अब कैलकुलेटर से निकाल के ऊपर पेस्ट कर दें, क्योंकि नीचे वाला एरिया तो एग्जामिनर वैसे ही नहीं देख रहा। एग्जामिनर तो यहाँ पे देख के मार्क्स दे रहा है। क्या कहते हैं, क्या बेहतर है? पेपर में टाइम भी तो बचाना है। 10 मार्क का सवाल है खाली यार, अभी थ्योरी भी नहीं लिखी है, अभी तो सिर्फ वर्किंग हो रही है। डायरेक्ट कर लेना, बस डायरेक्ट बताते जाओ मुझे जल्दी से।
हमाद बताओ क्या आया तुम लोगों का? आतिफ का आया 8.1%। XT9 आपका पूरा नाम क्या है जी? XT9 लिखा आ रहा है, विच इज नॉट आई थिंक गुड नेम। 8.1%, सॉरी। और बताते जाए, जल्दी जल्दी जगाते जाए यार मुझे। बिकॉज ऑफ सेल बढ़ गया 8.1 से। रेवेन्यू खाली 4.4 से बढ़ा था। तो जीपी हमारा मेरे ख्याल से कम हो गया है ना? कितने से कम हो गया है? 34.6% से कम हो गया है, ठीक है। और और कंटिन्यू करते जाओ, शाबाश। एडमिन एक्सपेंसेस में कोई खास चेंज नहीं आया है। थोड़े से बड़े 125 से 126 हो गए हैं, थोड़े से बड़े 0.8% कह लो आप। मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ठीक ठाक चेंज आया है। कितना चेंज आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कम हो गया है, पहले 245 हुआ करता था, अब आधे से भी कम हो गया, 116 हो गया। बिल्कुल सही है, वेरी गुड आतिफ, आगे बढ़े। 52.7% माइनस। इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट में 1 रुपए का चेंज नहीं आया, पूरा सेम है। पीबीटी में क्या चेंज आया है? पीबीटी में क्या चेंज आया है? ये भी करो, कम हो गया, 190 वैसे 66 हो गया। 66.2% डिक्रीज हुआ है। फिर टैक्स भी जाहिर सी बात है आपका चेंज होगा। नेट प्रॉफिट हमारा 138 हुआ करता था, 47 रह गया। 55.9% डिक्रीज। डिविडेंड सेम है जी। रिटेन प्रॉफिट गिर गया। रिटेन प्रॉफिट गिर गया 77.1। मेरी बात समझ आ रही है? थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू। 77.1। अच्छा अब यार वो निकाल लो, रेशियोज। रेशियोज कैसे निकलेंगे? इसको हम डिलीट कर लेते हैं। जीपी, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ये भी चाहे तो डायरेक्ट निकाल लें। जीपी मार्जिन फॉर्मूला लिख लेते हैं, जीपी अपॉन सेल्स। अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट करना चाहें, आपकी मर्जी। आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, एक्सेल पे करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ तो वो एक्सेल को बाउंड नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे तो आंसर चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, ये सारा मौजूद है आपके पास। क्या कहते हैं, जीपी अपॉन सेल्स। क्योंकि पेपर में यार बेकार है, एक्सेल एक्सेल पूरा कॉपी करो फिर वो करो। एक्सेल वो भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। मगर जो आपको आसान लगे, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में करना ज्यादा फास्ट होगा। क्या कहते हैं आप लोग? मतलब मैं पेपर में टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, तो और कुछ नहीं। ठीक है, एनपी मार्जिन होगा, और कौन सा होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ले सकते हैं आप पैसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बेहतर है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास और कौन सा होता है? रिटर्न कैप एम्प्लॉयड होता है। ठीक है जी। फिर एक रिटर्न इक्विटी भी होता है। तो निकालते जाए यार फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का? रिटर्न कैप एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। रिटर्न इक्विटी का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट। चलें जी, शाबाश।
आंसर बताते जाए मुझे यार, प्लीज जल्दी से, प्लीज आंसर बताते जाए यार। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, असल काम अभी इंटरप्रिटेशन है, हम उस पर आते हैं अभी। असल काम है अभी, थोड़ा क्लरिकल काम कर रहे हैं, मगर आगे जाके असल काम है इसकी इंटरप्रिटेशन। 25 मार्क का सवाल है, इसमें 20 मार्क की थ्योरी है, थ्योरी पे तो अभी हम आए नहीं है। जीपी मार्जिन, जीपी अपॉन सेल्स 5.4%, ये सारा आपको पेपर में वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर ही ले जाता हूँ इसको। 5.4%, 8.6%। चले जल्दी जल्दी करेंगे, फिर मैं जब असल चीज पे आता हूँ जरा। 2.6% देखेंगे, ये मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने कैलकुलेशन एक्सेल पे ही करनी है। अगर आप कैलकुलेटर में कंफर्टेबल है तो नॉट अ बिग डील, ठीक है, कैलकुलेटर में भी काम कर सकते हैं। ये कितने आ रहे हैं? 19.7 आ रहे हैं। वर्किंग वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कि मसला ये 10 मार्क का सवाल है, 10 मार्क का पार्ट है, अब आप कितना जाएंगे इस पे। मगर वर्किंग मतलब, मगर होना सही चाहिए, फॉर्मूला जरूर लिखा होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं लिखा होगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है जी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मसला आ रहा है, थोड़ा सा आता नहीं है यूजुअली। ठीक है जी, ये हो गए। लिक्विडिटी रेशियोज पे आ जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में कौन से आते हैं? करंट रेशियो। करंट रेशियो माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है? फिर अभी थ्योरी पे आते हैं जरा इसके। जी, दोनों सालों का बताते हैं यार। ठीक है। ठीक है शबी, पेपर तो हार्ड फॉर्म में मिलेगा। पेपर हार्ड फॉर्म में मिलेगा अभी, मगर कब तक मिलता है वी रियली डोंट नो। तो वहां से देख के बिल्कुल कर सकते हैं, हार्ड पे फॉर्म में मिलेगा, यस। मगर अगर हार्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो फिर मैं कहूंगा कि मुश्किल होगी। हार्ड फॉर्म में मिलेगा तो आप अभी ये भी कर सकते हैं कि इसको बड़ा करते हैं। मगर आई थिंक बेहतर है कि हम एक कंसिस्टेंट कर लें, ताकि ये कि आगे जाके कभी पेपर ना मिले तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक, कितना आ रहा था भाई? लिक्विडिटी रेशियो बता दो। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ये रहे भाई, सब कुछ मौजूद है यार। चंदा सब कुछ मौजूद है। करंट एसेट्स ये रहे आपके 1198, इस साल के लास्ट है के 1676। करंट लायबिलिटी टोटल 1622 1537। ठीक है, क्या आ रहा है करंट रेशियो? डिवाइड करना है, दोनों सालों का निकालना है, हाँ। 0.74 आ रहा है। अच्छा, इसमें पहले हमने 2024 लिख दिया है, क्योंकि वहां भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये ना हो गड़बड़ हो जाए। है ना, पहले 2024 है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ जो लिख रहे हैं 2024 लिख रहे हैं, ये गलती नहीं हो जाए। 0.74, 1.09। अच्छा, और कौन से रेशियो हमने डिसाइड किया था? ऊपर कहीं हेडिंग डाल दी ना हमने।
लिक्विडिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो पे आ जाओ। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो में दो थे ना, कौन कौन से थे? हाँ बताएं सभी जल्दी से। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्वेंट्री नहीं रखें। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्वेंट्री नहीं रखें। ठीक है। तो हम इसमें रख लेते हैं रिसीवेबल डेज। फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है जी। पेबल डेज। पेबल डेज का फॉर्मूला पेबल्स। ठीक है जी, कितना कितना आ रहा है बताते जाएं। इन्वेंट्री डेज नहीं लिखे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जल्दी 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 रेशो कवर कर रहे हैं, फिर हम बस अभी इसकी एनालिसिस पे आ जाएंगे। 7 and 4 days। पेबल डेज कितने आ रहे हैं? फाइनेंशियल इशू लग रहे हैं, जब भी ये बहुत देर से पैसे दे रहे हैं। बहुत देर से पैसे दे रहे हैं, लग रहा है फाइनेंशियल इशू है। ठीक है जी। अच्छा और कुछ रह गया? वर्किंग कैपिटल हो गया, गियरिंग रेशियो रह गया। गियरिंग रेशियो निकाल। चलिए जल्दी जल्दी से बस एनालिसिस पे आ रहे हैं, बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा बोरिंग से है ये एरिया। इस सेंस में कि कैलकुलेशन करनी बड़ी क्लरिकल काम है, मगर अभी बस एक दफा स्टार्ट हो जाता है। गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यही फॉर्मूला होता है। कितना परसेंट गियरिंग आ रही है? 59% आ रही है अभी। ठीक है, सारा डेटा अवेलेबल है ये रहा। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, डेट ये रहा 75 अपॉन डेट प्लस इक्विटी। डेट 750 एंड 518। पिछले साल का भी डेटा अवेलेबल है। पिछले साल भी ज़्यादा थी, 59% इस साल है, लास्ट टाइम 60% थी। ठीक है जी, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा शुमार हो गई। ठीक हो गया जी। और एक और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कवर वाला रेशो आएगा। कितने रेशो निकाले हमने? 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आगे सवाल टर्न हो रहा है और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ जा रहा है। ये फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ठीक है, कितना हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये टाइम्स में आता है। 2.3 टाइम्स एंड 4.9 टाइम्स। प्रॉफिट कम हुआ है तो इस वजह से इस पे झटका लगा। और पहले ये था 4.9 टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? अभी रेशो निकालिए, अब सारा का सारा इंपॉर्टेंट काम शुरू होने जा रहा है। अब सारा का सारा इंपॉर्टेंट काम होने जो शुरू हो जा रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ तक कोई सवाल?
पेपर में टाइम बचाने की कोशिश की गई है। वर्किंग जो फालतू है उसके जो के मार्क्स नहीं होते, एसटीएम में भी नहीं होते, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बीएफटी में भी नहीं होंगे, रेशियो दिखाने के मार्क्स है, वो हमने अल्लाह का शुक्र है अच्छे से कर लिया। कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ा हमें, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर दफा हम जो है वो इसका सहारा लें, क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, ये एक्सेल का जरूरी नहीं है। एक दफा मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। 1 मिनट में देते हैं। तो सेव कैसे करते हैं, तरीका मैंने पहले बताया था, मैं वापस दिखा देता हूँ। जी, क्वेश्चन 1 हो गया था। अच्छा, तो हमने यहाँ से ये कॉपी किया ना, इसको यहाँ पे स्नैपशॉट लेके पेस्ट कर दें, और अनवांटेड एरिया हटा दें, जितना भी अनवांटेड एरिया ही हटा दें। ठीक है जी। चलें, बिल्कुल स्नैपिंग टूल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। चलें वापस आते हैं हम जरा। ये कॉपी किया, अनवांटेड एरिया आपने रिमूव। ठीक है जी। ठीक है जी, ये देखिए मैं कोई फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। चलें जी, अलहमदिल्ला ये आ गया। अच्छा, अब जरा जल्दी से प्लीज, आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए यार, काफी टाइम हमने लगा दिया। अब मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि क्या कमेंट बन रहा है आपका, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, क्या कमेंट बन रहा है आपका? जी, जवाब दीजिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, बहुत जरूरी जरूरी रेशियो बंदे लिखे, क्योंकि 10 मार्क का सवाल है, इसमें वर्किंग भी करनी थी, इसमें थ्योरी भी करनी थी, इसमें कमेंटिंग भी करनी है। तो प्लीज मुझे बता दे, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे या ओवरऑल बता दे, बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, पहले ये तो बता दो मुझे। बिजनेस अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है, प्लीज, या पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग लाइव सेशन में मौजूद है, और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे गुजारिश है कि भैया जरा वीडियो पॉज करके जरा गौर व फिक्र करें, छानबीन करें। जी, प्लीज यार सोचें क्या क्या कमेंट करेंगे। रेंज एंड रेवेन्यू से स्टार्ट करिएगा, यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें यही लिखी हुई हैं, और बाकी बातें आपको यहाँ से मिलेंगी, इधर से मिलेंगी। 10 मार्क का सवाल था, 5 मार्क की वर्किंग थी, 5 मार्क के लिए बहुत काम कर लिया, 5 मार्क की बहुत अच्छी सी हमें थ्योरी लिखनी है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ जरा, प्लीज जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, जो लाइव में रिकॉर्ड बैठे हैं उनसे भी रिकॉर्डिंग, सॉरी गुजारिश है, रिकॉर्डिंग वाले से भी गुजारिश है,
1 मिनट दे रहा हूँ, आज ज्यादा नहीं दूंगा। सिर्फ ब्रेन में ब्रेन स्टॉर्म कर ले, माइंड में बुलेट बना ले फिलहाल, कि आपको मेरे आंसर को एड्रेस करने के लिए, जो कि 5 मिनट लेट करता है, क्या क्या करना पड़ेगा। जल्दी करें, एक मिनट है खाली, एक। मेहनत मजदूरी काम वाला काम हमने ऑलरेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मेन काम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, जरा इसको एरिया को हम जो है वो करते हैं। अभी फिलहाल हम चाहें तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सारा अवेलेबल है यहाँ पे, मगर कोई फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से एक्सपेंड करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो लिमिटेड ही है। खैर, अच्छा अब आज स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहेंगे, बुरी है अच्छी है? रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आते हैं, वेरी नाइस यार। रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 4.5%, however resulting significant increase in cost of sale in contrast to revenue with 8.1% that renders overall GP with a reduction of 34.6%। वेरी नाइस, वेरी गुड स्टार्ट है, वेरी गुड स्टार्ट। यहाँ इस टेबल से स्टार्ट किया आपने, बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर वाले टेबल से। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टीटी एज डिपिक्टेड एज अवेलेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, क्या कहेंगे? इज नॉट वेरी इंकरेजिंग। ठीक है जी, इंकरेजिंग नहीं। गौर से सुनिएगा, क्यों इंकरेजिंग नहीं है, गौर से सुनिएगा। डिस्पाइट, कहाँ गया? डिस्पाइट, समझ आ रहे हो? देख रहे हैं ये इंक्रीज इन, इंक्रीज ऑफ 4.4445% इन रेवेन्यू बिजनेस एंड द विद विद कितने से प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ है? 65.9% से। देख रहे हैं, 65.9% से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है यार। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तो यही देखेंगे ना यार। हाँ भाई, स्टार्ट समझ आ रहे हैं, पंच लाइन समझ आ रही है कि despite increase of 4.5% revenue, business ends up with decrease in net profit by 65.9%. Many factors have contributed to the worsening of, as highlighted। जी, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में? जल्दी जल्दी बताते जाएं यार प्लीज, मेन मेन काम है वो रहा है। वो काम भी जरूरी था, मगर थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, मगर जरूरी था वो भी। क्या हुआ है प्रॉफिट को? वो ईजीपी मार्जिन हैज फॉलन फ्रॉम, कितना था जीपी मार्जिन? कितना था, ऊपर चलते हैं। 8.6% था, 5.4 हो गया। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोसेसिंग। क्यों बढ़ी होगी कॉस्ट सेल? हाँ जवाब दें, इसके पीछे भी रीजन है। क्यों बड़ी होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स? बसों का बिजनेस है।
हाँ बताएं, शाबाश। फ्यूल प्राइसेस, वेरी गुड पॉइंट। बसों के बिजनेस का एक बड़ा मसला फ्यूल प्राइस है, और सोचें। जी जी जी। जीपी मार्जिन जो है वो खराब हुआ है। ठीक है, आते, वेरी गुड पॉइंट। और बताएं। एक अकाउंटिंग का मसला भी है। दो तीन बातें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिक प्राइसेस। ठीक है। इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिक प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस इन द कंट्री। इन एक्सेसिव। और क्या रीजन हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है? इसने कहा था नए नए रूट्स लॉन्च किए हैं, याद है? विच में नॉट हैव, विच न्यू रूट लॉन्च में, विच में नॉट हैव इनफ इनफ पैसेंजर्स। यार थोड़ा सा हमें अपनी जनरल नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। थोड़ा सिनेरियो से, न्यू रूट्स ने लॉन्च किए थे, नॉट हैव इनफ पैसेंजर्स, थस यूटिलाइजिंग, थस अनयूटिलाइजिंग। ये कह ले, थस लीड टू। वो कहते हैं ना, देखिए पैसेंजर कम हो या ज्यादा हो, खर्चा तो उतना ही है ना रूट का। क्या ख्याल है? सही है। इनफ पैसेंजर्स को कहते हैं लोअर ऑक्यूपेंसी, अगर मैं थोड़ा ज्यादा अच्छी बात में बात करूँ। इसका क्या मतलब है लो ऑक्यूपेंसी, विच मीन्स एक्सेसिव कॉस्ट, विच मीन एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ न्यू व्हीकल्स, एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ न्यू व्हीकल जो है हैज नॉट स्प्रेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ। नहीं समझे? यार मुझे बताएं, अगर एक गाड़ी की कॉस्ट 20 लाख रुपए, गौर से सुनिएगा, एक रूट की कॉस्ट 20 लाख रुपए महीने की, और पैसेंजर अगर मिसाल के तौर पे 10,000 है, तो 20 लाख 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। मगर अगर पैसेंजर 1 लाख है पूरे महीने में उस रूट से, तो 20 लाख को डिवाइड बाई 1 लाख करो, तो फिर ज्यादा अच्छी कॉस्ट आती है ना यार। आप मेरी बात समझ रहे? नए रूट्स पे लोग कम होंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, रेवेन्यू तो नहीं आएगा, आपके मार्जिन्स क्या हो जाएंगे? कम। और एक और रीजन भी है कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने का। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बढ़ी हुई है, इसके सालों में बात हो रही है कि नया नया वो है, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है उसमें नया रूट है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो कम लोगों पे कॉस्ट स्प्रेड हुई होगी। एक तो ये वजह है कि कॉस्ट ऑफ सेल का मसला। दूसरा, फ्यूल और इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो गई होंगी,
तीसरा ये कि डेप्रिसिएशन भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में आती है। एग्री करेंगे, जो एक्सपेंसिव मशीन है वो भी तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट सेल में जाती है। व्हीकल्स की, सॉरी, बसेस की। इवेंट हो, इवेंट हो, बसेस वर न्यू बसेस दैट इज। देखिए ये 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी जब भी जीपी खराब हुआ, हालांकि रेवेन्यू तो बढ़ा था, मगर कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा से बढ़ गई जिसकी वजह से जीपी खराब हो गया, जीपी परसेंटेज खराब हो गया। तो हमने अभी बारीक बीनी में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि भाई मसला कॉस्ट ऑफ सेल्स का है। कॉस्ट ऑफ सेल को भी मजीद डीप डाइव किया तो पता चला कि उसमें फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रिक प्राइस मुल्क के आपके सामने, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मसला, नए रूट लॉन्च किए थे जिसपे इनफ पैसेंजर नहीं होंगे, कॉस्ट का बर्डन ज्यादा लोगों जो है ज्यादा कॉस्ट का बर्डन अब हमें बेयर करना पड़ा। और तीसरा डेप्रिसिएशन की मैंने बात की, ये बातें समझ आती। हाँ जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या कहेंगे? जीपी मार्जिन में बात हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या बोलेंगे? इंप्रूव हुआ है, वर्स हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? पुअर कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस बोल दूं? हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है डिक्रीज। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने परसेंटेज गिरा है? ऊपर ला रहा है। 5.7 से 2.6 हो गया। 5.7 से कितना हो गया ऊपर आ रहा था? 2.6। क्यों हुआ ये? एक्सपेंसेस काबू नहीं आए क्या? बचपन में तो यही रट्टा लगाया हुआ था आपने, वो रट्टा लग जाएगा यहाँ पे? क्या वो रट्टा बचपन वाला काम आ जाएगा? जवाब दे। नहीं। एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम। however significant significant fall in gross profit has lead to worsening of fall in, however significant in gross margin has contributed worsened। ठीक है जी, बात समझ आई। एक्सपेंसेस को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। ठीक है।
अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या कमेंट होगा? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गया है, क्यों डिक्रीज हुआ है? वजह बताएं। जी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया है। परफॉर्मेंस तो खराब जा रही है। इसको आरओसी भी कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक हो गया? ऊपर ही आ रहा है ना। आरओसी 19.7 से 9.1 हो गया। ये बात समझ आ रही है? 9.1%। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम एज अमाउंट। अब यहाँ पे क्या है, लोग ट्रेडिशनल कमेंट करके चले गए मुझे लगता है, क्योंकि कंडीशनल कमेंट किया है तो प्रॉब्लम हुई है लोग। ठीक है, इज ऑलमोस्ट सेम। नीडेड फॉर न्यू बसेस। हाउएवर कैबिन एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट सेम है, और कैबिन एम्प्लॉयड का मसला नहीं है। फिर क्यों कम हुआ है? फिर क्यों कम हुआ है? रीजन। ठीक है, आरओसी हैज फॉलन ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज एक्सप्लेन्ड अबव। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कसूरवार है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मसला नहीं है। मसला नहीं है। और बताएं जी। और कौन सा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में? रिटर्न इक्विटी था। रिटर्न इक्विटी ये भी कम हुआ है, 28.1% से 9.1 हो गया। आरओई फॉर्मूला इसका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी डेट प्लस इक्विटी। तो आरओई हैज आल्सो फॉलन। अच्छा, अब आए थे लिक्विडिटी रेशियो पे। लिक्विडिटी के बारे में क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बता दें। लिक्विडिटी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी है बुरी है, जल्दी बताएंगे। 1.09 थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी लास्ट ईयर भी। और अब ये 0.74 हो गई है। 0.74 को एक्सप्लेन करें, क्या मतलब हुआ? 0.474 क्या शो कर रहा है? हम्म, कि 1 रुपया पूरा भी नहीं है लाइबिलिटी पे करने के लिए। रिड्यूस्ड
वन पॉइंट कितना था ऊपर? जी कहाँ गया ये रहा, 1.09 से 0.7 को। क्यों? क्यों लिक्विडिटी खराब आई है? वजह बताएंगे? पहले इसका मतलब समझ लें। इनफ। करंट लायबिलिटीज इतनी नफ इतनी ज्यादा है जो करंट एसेट से पे नहीं हो सकती। ठीक है ना, वो करंट एसेट से पे नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? ओनली ₹0.74 अवेलेबल। 0.74 रुपीज अवेलेबल अगेन $1 करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। बिल्कुल, क्यों ऐसा हो रहा है? आइडियल 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री वेरी करता है, अगर 1 से नीचे तो बेकार है। 1 से नीचे तो बेकार है। अच्छा, हमने दो वो डेज कैलकुलेट नहीं किए, किए हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियोज में किए, ठीक है। लाइबिलिटीज। सही है। बैंक्रप्सी, चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी आर हाई। जब ऐसा होता है चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी ज्यादा होते हैं। बैंक्रप्सी समझते हैं, इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी यही डिस्कस कर लेते हैं। जी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या आ रहे थे? रिसीवेबल डेज हमारे थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। ये क्या यार, ये आसान एरिया है मगर लेंदी है। 10 मार्क वो आपको दे रहा है, तो 10 मार्क में भी आपसे मेहनत जो है ना वो बहुत ज्यादा करा रहा है। आसान चीजों पे मेहनत ज्यादा कराता है एग्जामिनर, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। 4 to 7 विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। हाउएवर, मगर एक मसला क्या है? ठीक है। पेबल डेज डिक्रीज हो गए ना? पेबल डेज डिक्रीज हो गए, ठीक है, ये मेंशन करना चाहिए। ये बढ़ गए। क्या हुआ पेबल डेज का? नहीं, कम हुआ है ना 4 डेज। नंबर ऑफ डेज बहुत हाई है। लग रहा है कि पैसे नहीं है इनके पास, तभी पेबल्स को निपटा नहीं रहे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब क्या रह गया? वर्किंग कैपिटल रेशियो ले गए, लिक्विडिटी रेशियो हो गए, गियरिंग रेशियोज पे आ जाते हैं। गियरिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? गियरिंग अच्छी है बुरी है? 60% के करीब आ रही है।
हाँ, क्या कहते हैं? ठीक है जी। गेयरिंग वो है। ठीक है। दैट इज विच मीन्स नो न्यू लोन। विच मीन्स नो न्यू लोन हैव बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, गेयरिंग सेम होने का मतलब है कि आपने कोई नया लोन डेट से नहीं लिया। ठीक है। और क्या समझते हैं कि गेयरिंग 59-60% है ये बुक वैल्यू पे? ठीक है। स्टिल percentage of gearing is very high। ठीक है जी। स्टिल परसेंट ऑफ gearing is very high, considered as high। ठीक है। अब बताएं क्या कहते हैं इंटरेस्ट कवर के बारे में, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कवर निकाला है आपने? हाँ, निकाला है। ये क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कवर इंप्रूव हुआ है वर्स हुआ है? बुराइयां ज्यादा हो रही हैं। यही तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। यही तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। 4.9 टाइम्स टू 2.3 टाइम्स। लीडिंग टू लेस पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल टू पे। इंटरेस्ट पेइंग पोटेंशियल कम हो गया ना। इज अगेन ड्यू टू reduction in operating profit due to high cost। पूरी पिक्चर देनी पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ आई। ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल, ओवरऑल क्या कहेंगे? डिविडेंड मेंटेन हुआ है। डिविडेंड हैज मेंटेन्ड 220 million despite reduction in profit। बट बात समझनी पड़ेगी। इन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इट मे नॉट बी पॉसिबल। ये मैं ड्राफ्टिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ कि मैं चाहता तो ये सवाल ऊपर ऊपर से करा देता। मैं चाहता तो ये सवाल ओरली डिस्कस कर लेता। मैं चाहता तो ये सवाल आपको बोलता कि यार ये तो आप खुद कर लो, रेशियो तो बचपन जानते हो। मगर मैं आप देखें, मैं पूरी ड्राफ्टिंग आपके सामने कर रहा हूँ कि आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि आपने भी थ्योरी को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। सौतेला सलूक नहीं करना है, ये नहीं करना इग्नोर कर दिया। नहीं, नहीं, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है यार। थ्योरी को आपने प्रॉपर करना है, पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है, जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं कोई शॉर्टकट्स नहीं लगा रहा हूँ। पूरी वर्किंग भी शो कर रहा हूँ, हर चीज शो कर रहा हूँ आपके लिए यार। कि पहले टेबल बनवाया आपको, फिर टेबल बनाने के बाद मैंने कहा नहीं यार अब कैलकुलेशन करते हैं। थ्योरी भी आप देखिए 5 मार्क के लिए मैंने अच्छा खासा लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। बस अब मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ। मेंटेन दिस डिविडेंड इफ प्रॉफिट्स फॉल्स लाइक दिस
फॉल्स एवरी है। ठीक है जी। ओवरऑल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले यार। बहुत डिटेल में मैंने लिखवाया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी का कोई सवाल तो पूछ लें प्लीज। पूछ लें यार प्लीज, अगर कोई सवाल है। ठीक है जी, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो बी और सी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन पर हम बात करेंगे। मसला हो रहा है थोड़ा सा। चले जी, इसको हम मुनासिब करें थोड़ा सा। ठीक है जी, ये कुछ वन का हिस्सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं बी पार्ट पे। टू बी पे आ जाते हैं जरा प्लीज। एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है जी, बल्कि ये तो जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, बी पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं जल्द जल्दी से देखिएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दैट द बोर्ड कैन यूज इन एडिशन टू द करंट फाइनेंशियल मेजर फॉर द फॉलोइंग फोर एरियाज दैट आर क्रिटिकल टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड कस्टमर फोकस। ये थोड़ा सा एसपीएम से रिलेटेड है। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि सर हमें क्या एसपीएम पढ़ना पड़ेगा पहले, नहीं, एसपीएम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर ये है कि यस, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एसपीएम से रिलेटेड जरूर है। ठीक है, एसपीएम से रिलेटेड जरूर है। अच्छा, गौर से देखिएगा प्लीज, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यार एक सवाल का जवाब दें। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर मुझे किसी की निकालनी होती है तो मेरे सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट। यही देखा था अभी हमने, जब हमने यहाँ भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की थी ना। तो देखिए प्लीज समझिएगा। अच्छा, अब केपीआई क्या होता है? व्हाट इज केपीआई? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ, केपीआई क्या होता है? एक होता है स्कोर कार्ड। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, स्कोर कार्ड कि इंडिया ने कितने बना लिए 20 ओवर में, और पाकिस्तान को लेट से टारगेट चेस करने 20-20 ओवर्स का मैच है, तो पाकिस्तान 10 ओवर में कितने बनाए। ये तो स्कोर कार्ड है। व्हाट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? केपीआई के पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है या बुरा खेल रहा है, क्या करते हैं आप रिक्वायर्ड रन से कंपैरिजन देख। कंपेयर रिक्वायर्ड रन अगर लेट से 8 गए और पाकिस्तानी टीम 9.5 पे चल रही है, तो आप कहेंगे बेहतरीन चली। और अगर रिक्वायर्ड रन 8 गए, पाकिस्तानी टीम 6 के रन पे चली है, तो हम कहेंगे बहुत खराब चल रही है। ऐसा ही है केपीआई। अच्छा, फिर एक और, लेट से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान को रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है 9, मगर पाकिस्तान के पास अभी विकेट्स इन हैंड है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो इट मीन्स के पोजीशन इज नॉट बैड। बट अगर पाकिस्तान के पास जो है ना, क्या कहते हैं, विकेट्स ही नहीं है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है ना, वो इंडिकेटर है जो आपको बताते हैं कि आया बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है।
फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखें प्लीज, और बात समझिएगा, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेम बातें नहीं है, मगर मिलती जुलती इस तरह है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे बिजनेस की, रेवेन्यू देख रहे थे बिजनेस का। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को जब मेजर किया जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि हम और किसी और एंगल से इस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार्बर शॉप है, हाँ सुनिएगा प्लीज। एक बार्बर शॉप है। मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं चाह नहीं रहा मैं आंसर बताऊं, मैं आंसर बताने को कोई मसला नहीं, 2 मिनट में आंसर बता दूंगा, मगर मैं चाह नहीं रहा, मैं चलो आप सोचो। एक बार्बर शॉप की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमने निकाला प्रॉफिट कितना है, हमने ये निकाला प्रॉफिट लास्ट ईयर से कितना हुआ। बात समझ आ रही है? ट्रेडिशनल मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूँ। हमने निकाला लास्ट टाइम से प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, हमने निकाला लास्ट टाइम से रेवेन्यू कितना चेंज हुआ। मगर जब मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में जाऊंगा, जब मैं केपीआई निकालूंगा, तो मैं पता है क्या निकालूंगा, सुनिएगा। प्रॉफिट पर बार्बर। उस बार्बर शॉप में 10 बार्बर्स हैं, 10 स्टेशन हैं। आपने एक प्रॉफिट पर बार्बर निकाल के ये देख लिया कि एक बार्बर मुझे कितने रुपए कमा के दे रहा है, रेवेन्यू पर बार्बर। हाँ मेरी बात समझ आ रही है? कि आपने क्या किया, उसको और डीप डाइव कर दिया कि मैं जरा बारीकी से तो देखूं। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। इसी तरह आपने निकाल लिया, क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे बार्बर जो है ना वो केपीआई मैथमेटिकल टर्म में भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी आएंगे। ठीक है। इसी तरह हमने वहां पे निकाला कि यार वहां पे ना शिफ्टें लगती हैं, 2 शिफ्टें में काम होता है, एक सुबह की शिफ्ट है और एक रात की शिफ्ट। लेट से हम सऊदी अरब जाते हैं, तो वहां पे ना बार्बर शॉप्स, पूरी मार्केट है बार्बर्स की, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब जाते हैं हम, उम्रा करते हैं, तो आपको बाल कटवाने पड़ते हैं और टेंट करानी पड़ती है, गंजा होना पड़ता है अक्सर। उसके बगैर भी कर सकते हैं, मगर ज्यादा अफजल है कि आप गंजे हो जाएं, उसमें ये कि सवाब ज्यादा है। तो वहाँ पूरी एक मार्केट है बार्बर शॉप्स की। तो वहाँ शिफ्टें लगती हैं। अब मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या लगती है? शिफ्टें लगती हैं। तो एक और तरीका भी है कि मैं निकालूं प्रॉफिट पर शिफ्ट, कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है। प्रॉफिट पर बार्बर अलग चीज है, प्रॉफिट पर शिफ्ट अलग चीज है। फिर मैं निकालूं कॉस्ट पर बार्बर, कि भाई कौन सा अच्छा कॉस्ट पर बार्बर निकालूं, फिर देखूं कि यार कौन से बार्बर पे ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो अगेन अब मैं यहाँ इस बिजनेस पे आता हूँ। इस बिजनेस में आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में मैं केपीआई निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से देखूंगा, यहाँ पे क्या कैसे निकाल सकता हूँ, थोड़ा सोचें, ट्राई करें, डिसाइड करें। जी। क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट करें, शाबाश, वेरी गुड। और कि मैं अगर केपीआई निकालना चाह रहा हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालना चाह रहा हूँ, मगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, अभी मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में भी जाता हूँ, तो मैं निकालूंगा, वेरी गुड, रेवेन्यू पर पैसेंजर। बहुत प्यारी बात की मोहम्मद। रूट वाइज रेवेन्यू आते, बहुत जबरदस्त बात की, रूट वाइज, पैसेंजर वाइज, बस वाइज, ड्राइवर वाइज, हाँ, प्रॉफिट, जीपी, कॉस्ट, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो मैं अगर वैसे बात करूं, मैं लिखना चाह रहा हूं, तो केपीआई जो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का, जो केपीआई है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास आ गया कि रेवेन्यू पर रूट। थैंक यू शबी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इसने नए रूट भी ऐड किए ना। रेवेन्यू पर पैसेंजर पर रूट, कि कहाँ पे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। जिसका ज्यादा है वो अच्छा चल रहा है, जिसका कम है, जिस बस का कम है, हम कहेंगे वो खराब चल रहा है। कॉस्ट पर पैसेंजर और जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट पर रूट।
पर रूट, अगर 5 रूट से चल रहे हैं तो एक रूट कितना कमा के दे रहा है, एक रूट कितना। देखिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में बात वही प्रॉफिट और सेल्स पे कर रहा हूँ, प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट इन पे बात कर रहा हूँ, मगर मैं उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। केपीआई में क्या कर रहा हूँ, उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। इसी तरह एक और भी कर सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट पर माइल पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के लिए पर माइल भी कह सकते हैं वैसे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो ये और एक और एंगल है देखने का कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से, अगर डीप डाइव करना है मुझे, इंटरनली परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अच्छा, इंटरनल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, हम अच्छा चल रहे हैं बुरा चल रहे हैं, इंटरनली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, इसको कैसे चेक करेंगे। केपीआई परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, देखिए मैं आपको केपीआई बताता हूँ, आपका बीइंग स्टूडेंट केपीआई क्या है। मैंने आपको एक वो निकाल बना के दिया प्लानर, देखा है वो डेट वाइज प्लानर मैं आपको बना के दिया हुआ है कि किस डेट तक आपके कितने लेक्चर होने चाहिए। वो एक तरह का केपीआई है कि अगर आप उस लेक्चर के उस प्लान के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस खराब है। इसी तरह फॉलोअप भी होता है हर महीने, याद है ना, मैसेज करता है एडमिन आपको कि हाँ भाई कितने लेक्चर कवर हुए, क्या हुआ, याद आ रही है बात, है ना। तो वो भी क्या है एक तरह का, वो भी केपीआई चेक हो रहा है कि कौन सा बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा लेक्चर वाइज। अच्छा, ये दूसरा वाला कौन सा है, इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अच्छा, इंटरनल परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, कैसे पता चलेगा। हाँ, एक बस कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, पीआईए अच्छा ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, कैसे पता चलता है, चले हम इस तरह करें, पीआईए से हम कनेक्ट करते हैं। जल्दी बताएं, पीआईए अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही कैसे पता चलेगा, ये ट्रेन अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही कैसे पता चलेगा, बस के लिए भी फिर हम अप्लाई कर लेंगे। जल्दी जल्दी बताएं ना यार, पीआईए खराब कब होती है। हाँ, जब फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ऐसा ही है। जब फ्लाइट लेट हो जाए तो आप बोलोगे बुरी एयरलाइन, खराब एयरलाइन, भरोसा नहीं कर सकते। यही बस के केस में, कि अगर आपको ये देखना है तो आप ये देखें कि यार नंबर ऑफ कैंसिल्ड जर्नीज कितनी, उसने कैंसिल कर दी बसें, लोग इंतजार करते रह गए बस चलेगी मगर बस आई, नंबर ऑफ कैंसिल्ड जर्नीज। अच्छा, नंबर भी कर सकते हैं इसमें ज्यादा अच्छा वैसे, जो आईकेप ने आई गेस यूज किया है, और परसेंटेज ऑफ कैंसिल्ड जर्नीज। परसेंटेज समझते हैं कि हर 100 में से कितने कैंसिल होते हैं। अगर हर 100 में से एक होता है चलो फिर भी इतना मसला नहीं है, बट अगर हर 100 में से 10 हो रहे हैं, यानी कि हर 10वां टूर विजिट कैंसिल हो रहा है या जर्नी कैंसिल, तो बुरी बात है। और नंबर ऑफ डिलेज, और कह लें एवरेज डिलेज। पर रूट कह लें कि हर रूट में कितने डिलेज आ रहे हैं। देख रहे हैं इंटरनल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ये आपको कोई दो आठ बताने हैं आपको, आई के अपने 6 मार्क रखें, 0.75 मार्क्स का एक है। नेगेटिव फीडबैक और क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है ना, ये आज सिर्फ इसमें रखेंगे। क्वालिटी इंस्पेक्शन यहाँ पे आ सकता है, मगर जो नेगेटिव फीडबैक है, ये फीडबैक वाली बात, कस्टमर फोकस आ रहा है वहां पे डालेंगे, कस्टमर फोकस आ रहा है वहां पे डालेंगे। मगर क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन बसेस की कह रहे हैं, यस। यस, परसेंटेज ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन पास, अगर अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। वो ब्रेक डाउन कितने हुए, ब्रेक डाउन समझते हैं, कितनी बार व्हीकल खराब हुआ है। अगर ज्यादा बार खराब हुआ है तो इसका मतलब है बुराना है, बुरा बुरा है। देखिए इंटरनल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बस की परफॉर्मेंस किससे पता चलेगा, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम पे जा रहा है नहीं जा रहा, ब्रेक डाउन तो नहीं होता आए दिन, व्हीकल खराब तो नहीं हो जाता, क्वालिटी इंस्पेक्शन पास हो रही है नहीं हो रही है, मेरी बात समझ आ रही है, चलान हो रहा है नहीं हो रहा, उससे भी आ सकता है। खैर मैं थोड़ा अभी थोड़ा फनी मोड में आ जाऊंगा, फिर चलान वाली बात भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, खैर। अच्छा, फिर आ जाए, अगला क्या है।
अगला क्या है अगला? चार चार ही बहुत है वैसे तो। वैसे दो दो भी बहुत है, क्योंकि वो आठ लिखने दो दो भी बहुत है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा बिजनेस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रहा है? जल्दी बताएं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रहा है। इसमें एक सवाल बहुत अच्छी बात लिखी थी। आपको कैसे लगा था इस सवाल में वाकई वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करने जा रहा है? सवाल में एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी थी, दिखाऊं आपको मैं? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इसने कैसे पता चलता? हाँ बताएं, ये देखिए लिखा था ना, नए रूट्स ऑफ स्टार्ट किए हैं। टॉप फाइव में जाना है इसने। टॉप फाइव में जाना है, इसीलिए इसने ग्रोथ की है। इसीलिए इसने जो है वो नए रूट्स ऐड किए थे। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इस पर पता चलेगा, नंबर ऑफ न्यू रूट्स एडेड। ठीक है। और फिर इसने ये यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस लिए हैं। तो ये भी आपको तो दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स का है, तो ये इलेक्ट्रिक बसेस ले रहा है। परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस आउट ऑफ टोटल बसेस। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि आप कितना फोकस है। और लॉन्ग टर्म फोकस कैसे पता चलेगा, सोचें। क्या आप आउट टर्म फोकस हैं? परसेंटेज ऑफ न्यू रूट्स एडेड कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दो भी काफी है वैसे तो। और ऐड न्यू न्यू व्हीकल्स ऐड कर ली हमने, सही है। ठीक है। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये क्या है, कस्टमर फोकस है। मेरे ख्याल से कस्टमर फोकस कैसे पता चलेगा? आप कस्टमर फोकस है कैसे पता चलेगा? वो अभी किसी ने बात भी की थी, कस्टमर कंप्लेन को आप कितना एड्रेस करते हैं? कस्टमर फोकस को चेक करने का केपीआई क्या है? कस्टमर फोकस को चेक करने का केपीआई क्या है? आप अच्छा पढ़ते नहीं पढ़ते, इसका केपीआई पता चलेगा टेस्ट से। आप टाइम पे लेक्चर लेते नहीं लेते, इस समय चलेगा वो जो शीट मैंने आपको दी है उससे। कस्टमर फोकस ऐसा पता चलेगा जब आप कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल हैंडल करते हैं, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं। अगर कंप्लेन आई जा रही है, आई जा रही है, रिपीटेटिव कंप्लेन आ रही है। और और कैंसिल्ड टिकट्स या नंबर ऑफ रिटर्न टिकट्स, अगर कोई रिटर्न कर रहा है कि नहीं यार, आपकी बस के बारे में तो मैंने बहुत बुरा सुना है। ये मुझे लगता है एक और अच्छा हो सकता है। और वो बसेस में देखा है आपने, पासेस होते हैं। परसेंटेज ऑफ कस्टमर ऑप्टिंग फॉर, ऑप्टिंग फॉर मेंबरशिप पास। देखा है आपने, कुछ बस में मेंबरशिप कार्ड होता है, पूरे महीने के पैसे ले लेते हैं। तो देखें यार, ये भी एक अगेन एरिया था जो मैं मानता हूँ कि बुक में है। ज्यादा नहीं फोकस किया जा रहा होता, मगर केपीआई से रिलेटेड था और हमें आना चाहिए। ये लास्ट टाइम आया था, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि पुअर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन था पेपर का। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम सी पार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? में कोई सवाल है पूछ लें यार। केपीआई मींस परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? मैंने आपको एक छोटी सी बार्बर शॉप की एग्जांपल दी, एक रेस्टोरेंट की भी एग्जांपल देता हूँ। रेस्टोरेंट का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कैसे मेजर होगा? हाँ, अगेन रेस्टोरेंट में शिफ्ट है, लंच शिफ्ट है और डिनर शिफ्ट है, तो प्रॉफिट पर शिफ्ट। एग्री करेंगे? हाँ, इसी तरह रेवेन्यू पर शिफ्ट। फिर उसमें आपको पता है कि रेस्टोरेंट में वो होती है चाइनीज और इटालियन, देसी। तो वहां से प्रॉफिट कितना मिल रहा है? सही है। इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में कितना खाना रिजेक्ट होता है, कितना खाना उनका जाया होता है, वो आ जाएगा। सही है। कितनी मील्स उनकी ऐसी हैं जो जाया हो जाती हैं, खराब बनती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं उतरती है, वो इंटरनल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में आएगा।
लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में ये आएगा कितनी चेन खोली कबाब जी की तरह, अगर आप पूरे कराची में चेन पे चेन खोले जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। कस्टमर फोकस कंप्लेन कितनी आ रही है रेस्टोरेंट की, सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं, हाँ। उसके अलावा वो पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा कितनी बार पड़ा है आप पे। तो कहने का मतलब है कि यार इस तरह ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। ये खैर मैं एसपीएम वाली साइड पे चला गया, हमें पूरा टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये सॉरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर सर्विसेज। तो ये समझो इनडायरेक्टली वहां से सवाल था, मगर इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की भी आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है जी, बात समझ आई। लास्ट सवाल पार्ट पे आ जाए। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम दैट अ कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट मेथड दैट टीटी कैन इंप्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिफेक्ट्स। बता दें क्या मसला है, जल्दी से बता दें क्यों इसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस हो रहा है। 9 मार्क का सवाल है, क्या किया है इसने ऐसा, ये बैलेंस शीट देख के सब आइडेंटिफाई हो रहा है लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इनको। इन्होंने नई बसें कहाँ से खरीदी हैं, अपने कैश से खरीदी, इतना सरप्लस कैश रखा हुआ है, अल्लाह माफ करे। दूसरा ये कि बाहर से फाइनेंस नहीं ले रहे हैं, ये ऐसा ही है। हाँ भाई, बात समझ आ रही है। ठीक है, इनको कहाँ से फाइनेंस करना चाहिए उसूली तौर पे, क्या पढ़ा है आपने, पूरा फाइनेंस, टोटल फाइनेंस का पूरा टॉपिक पढ़ा है। जवाब दें, जवाब दें, प्लीज पार्टिसिपेट करें, ज्यादा बेहतर। छोटा फाइनेंस क्या होता है, कैश होता है क्या, हम अपना कैश इस्तेमाल कर लें। रिसीवेबल डेज का इतना इशू नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा वो नहीं है। पेबल डेज मोर हैं, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट इशू नहीं है यार, 2-3 दिन का फर्क है। असल मसला ये कि इसने कैश पे ले लिया। नॉर्मली आपको पता है कैश पे नहीं लेते, करंट एसेट से नहीं लेते, इसने करंट एसेट से फिक्स एसेट ले लिया है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई बंदा कैश से फिक्स एसेट ले रहा है तो वो करंट एसेट से फिक्स एसेट ले रहा है यार, करंट एसेट फिक्स एसेट थोड़ी लेते हैं। फिक्स एसेट तो नॉर्मली कहां से लेते थे याद करें, या तो डेट से लेते थे या इक्विटी से लेते थे। आपने पढ़ा है ना इन्वेस्टमेंट बेसल, आपने पढ़ा है ना वह, जब कोई नया प्रोजेक्ट लगाना होता है, प्रोजेक्ट लगाना भी तो फिक्स एसेट है ना यार, इतना का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना यार। आपने कभी कैश से देखा है कि इन्वेस्टमेंट बेसल का सवाल में कैश से आ रहा हो। आप मुझे जवाब दें। हाँ भाई, मेरी बात समझ आई, देखो ये सवाल समझो, 9 मार्क का सवाल है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं करा एग्जामिनर हमसे, 9 मार्क रखे हैं इसने यार। तो आपको ये बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इसको मसला आ रहा है लाइबिलिटीज का, एक तो ये कैश कम करे, जो लाइबिलिटी पे हो सकती है पे कर दे, बाकी ओवरड्राफ्ट ले ले अगर ज्यादा मसला आ रहा है तो, क्योंकि अभी 424 नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा इसको, वरना ये बैंकरप्ट हो जाएगा। वरना लोग इसके गेट पे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे पैसे ला के दो, और ये नहीं दे सके। यार मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों के, यार आपने इन्वेस्टमेंट बिल पढ़ लिया पूरा मुझसे, पूरा बीएफडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंड होने पे आ रहा है। आपने कभी नहीं देखा कि कैश से जो है फिक्स एसेट लिया जाता हो, आपने देखा है तो डेट से आता है, इक्विटी से आता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से आता है, क्योंकि फिक्स एसेट की लाइफ भी लॉन्ग टर्म होती है ना यार। प्रोजेक्ट की लाइफ भी लॉन्ग टर्म होती है, बसेस की लाइफ भी लॉन्ग टर्म होगी, बसेस भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। तो वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। 2C सॉल्व करने जा रहे हैं हम। 2C यहाँ पे नहीं है, हम इसी में ही कर लेते हैं इसको 2C को। तो रिकॉर्डमेंट पहले पढ़ेंगे, रिकॉर्डमेंट में क्या कह रहे हैं। 9 मार्क का सवाल है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम, वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बहुत अच्छे से। एंड द कंपनी इज फेसिंग एंड सजेस्ट मेथड दैट इट कैन इंप्लीमेंट टू मैनेज आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डेफिसिट्स। तो इसको फिक्स एसेट को वो करना चाहिए, वहां से फाइनेंस करना चाहिए, सारी बातें हमने कर ली हैं। ये सारी बातें अब यहाँ पे हम अप्लाई भी कर लेते हैं। यस, टीटी फेसिंग सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। देखें यार, ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हाँ। कंप्यूटर में यूज करना आता है तो सॉफ्टवेयर में ये ड्राफ्टिंग वाला एरिया तो इतना मुश्किल नहीं होता है। सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स as depicted by part A earlier
the main reasons for this issue is financing of non-current assets, electric buses, and others through cash purchase. यूजुअली कैश करंट एसेट क्यों, करंट एसेट कहाँ रखा जाता है? यूजुअली करंट एसेट्स आर यूज टू रीपे करंट लायबिलिटीज। भाई ये बात समझ आ रही है, बेसिक रूल समझ आ रहा है आपको? भाई मैं कोई बुरी मुश्किल बात तो नहीं कर रहा आपसे, प्लीज मुझे कंफर्म करें चैट के थ्रू जो लोग साथ हैं मेरे, कि आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्यों कह रहा हूँ कि करंट लायबिलिटीज जो है वो पे होनी चाहिए ना करंट एसेट से। आप पैसे लगा रहे हो यार, फिक्स एसेट खरीदे जा रहे हो, और क्रेडिटर को आप टलाए जा रहे हो, इतने बड़े बड़े क्रेडिटर हो गए, 109 दिन के, 106 दिन के, 110 दिन के। मेरी बात समझ आ रही है? यूजुअली करंट एसेट्स आर यूज्ड टू पे करंट लायबिलिटीज, हाउएवर मगर टीटी क्या कर रहा है? यूजिंग करंट एसेट कैश टू परचेज previous liquidity crunch, which may lead to involvement। हाँ जी। ये बात अच्छा ईमानदारी से बताना, जो लोग लास्ट अटे में पेपर में थे, क्या ये बात आपने पेपर में लिखी थी? ये वाली बात कि करंट एसेट से करंट लायबिलिटी पे होनी चाहिए, ना कि गाड़ी का नहीं होनी। कोई आप में से ऐसा है जो पिछली अटे में मौजूद था पेपर में, बीएफडी के बैठा हो? हाँ सीरियसली, कोई है आप में से? मैं नाम नहीं लूंगा, चले अगर कोई है तो बता दे, लाइव में जो अभी आए हुए हैं आप लोग। नहीं है? अच्छा, चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट मिस हुआ होगा लोगों से। आगे चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स should be financed through long term finance, debt or equities, so that long term life of assets should match with long term nature of funds। ओवरड्राफ्ट लेके भी अगर आप एसेट दे रहे हो, बुरी बात है, बुरी बात। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मसला भी है इस पर। फर्दर इन्वेस्टमेंट इन न्यू बसेस मीन्स दैट कॉस्ट में न्यू बसेस न्यू रूट्स। ये देखिएगा, एक और मसला भी है। कॉस्ट ऑफ रनिंग will be almost incur will incur however revenue significantly due to less number of। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब न्यू रूट होगा तो पैसेंजर ज्यादा होंगे कम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं।
अगर न्यू रूट होगा तो पैसेंजर ज्यादा होंगे कम होंगे, जल्दी जल्दी बताएं, बस खत्म करें 2-3 मिनट में। अगर न्यू रूट होगा तो पैसेंजर ज्यादा होंगे कम होंगे? पैसेंजर कम होंगे और कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। कॉस्ट फुल के हिसाब से आएगी, कॉस्ट फुल के हिसाब से आएगी, मगर पैसेंजर कम होंगे। दिस अगेन, अगेन लिक्विडिटी as inflows in form of revenue will be significantly lower। मैं बहुत आसान लफ्जों में लिख रहा हूँ। Then heavy cost। यहाँ भी पैसे लगाने की जरूरत है। अब फाइनेंस कौन सा लें, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश। काफी सारी मैंने सब बातें कर दी हैं, रीजन बता दिया है। कैसे करेंगे इसको? हाउ टू सॉल्व? जल्दी जल्दी बताएं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बस खत्म करें। अनप्रॉफिटेबल रूट्स incurring losses since long should be should be withdrawn। जो आपके खराब रूट हैं, जो आपके पैसे खा रहे हैं, वो विड्रॉ कर दें। एक तो ये काम करें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? एक तो ये काम करें। और ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू रूट्स विद पोटेंशियल ऑफ हाई प्रॉफिट। उस पर कोई इन्वेस्टमेंट भी हो जाए तो मसला नहीं है। ठीक है। और और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट। पूरी बात आपको होता है हराम है, मगर सिर्फ सवाल के हद तक कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कोप अप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ रहा है ना। बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। इसके लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लें। ठीक है। और बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बहुत बुज़दिलाना फैसला होगा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अच्छा, और इक्विटी ले सकते हैं। इक्विटी कैन बी इंजेक्टेड टू improve ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म पोजीशन, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, एंड विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन। जिसने एक्सपेंशन करनी है ना, वो कह भी रहा था 5 सालों में टॉप 5 में आना है। इसके बाद डेट फाइनेंस would not be possible due to existing high gearing। एक्सिस्टिंग गियरिंग याद आ रहा है?
मगर एक बात है कि however gearing can be lower if calculated in market value terms। ये तो बुक वैल्यू पे निकाली गई ना, बुक वैल्यू बेसिस पे आ रही है ना 60%। मेरी बात समझ आ रही है? बुक वैल्यू बेसिस पे आ रही है ना 60%। मार्केट वैल्यू बेसिस पे तो आपको पता है ना कि मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है बुक वैल्यू से, शेयर वगैरह की नॉर्मली गेयरिंग कम आती है। लोअर इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। इट्स मे बिकम वर्थ। यही बात समझ आ रही है? 9 मार्क के लिए थोड़ा सा मैंने एंड में रश में एंड करा। ये बात समझ आई आपको कि यार अनप्रॉफिटेबल रूट हटाएंगे तो उससे आपके जो मसले मसाइल हैं इसके प्रॉफिटेबल लिक्विडिटी के कुछ हद तक कम हो सकते हैं, जो आपके पैसे खा रहे हैं। प्रॉफिटेबल पे आप लगाएं पैसा, कोई मसला नहीं है। इक्विटी इंजेक्ट करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ना वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। डेट फाइनेंस पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल। क्या कहते हैं, अगर हम मार्केट वैल्यू में निकालते हैं, बुक वैल्यू में निकालते हैं तो 60% आ रहा है, मार्केट वैल्यू पे हो सकता है कम हो। तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि इस तरफ लेके जा रही हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यही हुआ कि आप एक तो शॉर्ट टर्म वो ले लें, ठीक है, ओवरड्राफ्ट ले लें, और लॉन्ग टर्म के लिए आप डेट और इक्विटी में से किसी एक को कंसिडर करें, प्रेफरेबली इक्विटी। बात समझ आई आपको? अब ये सवाल मुझे बताएं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, मगर मेरे ख्याल से लोगों ने इस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या कहते हैं? अगर अच्छा चलिए इस तरह बात करते हैं, अब अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप संभाल लेंगे? कंफर्म करें। क्या अब इस तरह का सवाल आएगा तो आप संभाल सकते हैं? हम्म। अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, क्या कहते हैं? पकड़ लेंगे पेपर में इसको? ठीक है, तो इसको मैं क्रॉप करके, कोई सवाल है पूछें इसमें प्लीज यार। बाकी मेरा नंबर आपके पास है ना, आपको अगर इसमें अभी भी कोई सवाल हो ना तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे बात करूँ, ये यूट्यूब चैनल पे जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, अगर कोई वहां देख रहे हैं तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकता है। ये सवाल वाकई मैं समझता हूँ पेपर सिनेरियो में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, कि लोगों ने इस तरह का सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा सा आपको अपनी जो है वो क्या कहते हैं स्किल्स यूज करनी थी। यस, एसपीएम के लोगों को बड़ी आसानी हो गई होगी इसमें, मगर स्टिल आई थिंक कि हमारे बीएफडी के स्टूडेंट्स को भी इस तरह के सवालों के लिए पेपर में प्रिपेयर रहना हो। ठीक है जी, इज दिस फाइन? ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो मर्जर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये कल की लाइव क्लास में करेंगे। कल की लाइव क्लास में मिस नहीं करेंगे। इस सवाल का भी पासिंग परसेंटेज 15%, हालांकि सवाल इतना मुश्किल नहीं था, मगर आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ना इस सवाल में भी बहुत मैच किया। छोटी छोटी चीजें थी जो शायद बारीक चीजें लोग नहीं इंकॉपरेट कर सके। तो इंशाल्लाह इसको कल देखते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।